तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम देखते हैं कि भाई नंबर सिस्टम होता क्या है। आप इस संख्या पे ध्यान दो, ये जो लिखा हुआ है ना संख्या, और ये नंबर लिखा हुआ है, इस पे आप मेनली ध्यान दो। इसी के इर्द गिर्द पूरा नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर्स कितने होते हैं हमारे पास। हमें तो पता है हमारे पास नंबर्स कितने होते हैं, टोटली 10 होते हैं, 0 से लेके 9 तक। कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब इसमें हमने देखना है कि इस नंबर को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि ये 0 क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे और इनसे मिलाकर हम क्या संख्याएं बना सकते हैं और उन संख्याओं की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। प्रॉपर्टीज का मतलब कि उनके गुण क्या क्या हैं, उनको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो सब हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। और कैसे हम किसी नंबर का पता लगा सकते हैं कि वो 2 से भाग होता है या 3 से भाग होता है या 4 से होता है ना, या 11 से होता है, 13 तक मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा पटवारी के एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा कहीं पे। वैसे आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूंगा, क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि जैसे हम अगर नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसमें हम कुछ ट्रिक्स को सीखते हैं, तो आने वाले समय में क्या होता है ना, जो आपके जो और जैसे और आपका कोई भी कंसेप्ट है, जैसे मान लो कोई अदर चैप्टर ही मान लीजिए, रेशियो मान लीजिए, एलिगेशन मान लीजिए, है ना, या सिंप्लीफिकेशन मान लीजिए, तो उसमें क्या होता है कि इनको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है, ऑप्शन से ही क्वेश्चन का आंसर निकल आता है। तो इसलिए हम मेनली नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं ताकि हम नंबर्स के बारे में और जान सकें कि नंबर को किस प्रकार से हम वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। वर्गीकृत का मतलब ये होता है कि डिफरेंशिएट करना, उसको अलग अलग हिस्सों में बांटना कि कौन से नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। नंबर्स होते हैं सबसे पहले, तो नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं संख्याएं। अब संख्याएं मेनली दो प्रकार की होती हैं, इसको ऐसे बांट देते हैं हम यहां से। पहली होती है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्याएं। अब आपको नाम से ही पता चला रियल नंबर। रियल का मतलब ये हमको दिखती हैं अपनी डे टू डे लाइफ में और इनको हम यूज कर सकते हैं। वास्तविक मतलब ये प्रेजेंट एक्चुअल में। और दूसरी संख्याएं कौन सी होती हैं? ये होती हैं इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। इमेजिनरी नंबर मतलब अवास्तविक बोल सकते हैं आप इसको, अवास्तविक संख्याएं, ठीक है। अवास्तविक संख्याएं ये ख्यालों में होती है, ठीक है। इनका रियल नंबर से, इनका जो मतलब रियलिटी से कोई इनका लेना देना नहीं होता है। ये आप मान के चलिए ख्यालों में, जैसे आप बोलते हैं ना कि इमेजिनरी है ये। इमेजिनरी का मतलब हम इसको सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड में इसका कोई उपयोग नहीं है, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। वैसे तो हमारा जो पूरा नंबर सिस्टम है इसके इर्द गिर्द है, रियल नंबर्स के इर्द गिर्द है। इमेजिनरी नंबर का इसमें कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में कि ये होती क्या है। अगर आपको कोई पूछ लेगा कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर वास्तव में होता क्या है। तो इमेजिनरी नंबर होता है, इसको हम लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ये आयोटा क्या है और ये ए बी क्या है। इसमें जो इमेजिनरी नंबर होता है ना, इसमें जो ये पार्ट होता है, ए वाला पार्ट, ये होता है आपका रियल, और जो बी वाला पार्ट होता है ये होता है इमेजिनरी, ठीक है। ये रियल होता है, ये इमेजिनरी होता है। और आयोटा क्या होता है? इसका इंडिकेशन मतलब इसका साइन होता है, इसको लिखते हैं आयोटा, ठीक है। इससे हम डिनोट करते हैं। और आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट में -1, ठीक है। इतना आपने याद रखना है। जब हम इसको स्क्वायर कर देंगे, आयोटा स्क्वायर कर देंगे, तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। अब यहीं से पता चल जा रहा है हमको कि ये इमेजिनरी क्यों है। अब देखिए यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है।
अयोटा स्क्वायर दिया हुआ है ना। अब अयोटा को हम मान लीजिए एक टाइम के लिए मान लेते हैं हम, अयोटा कोई नंबर है, चलो इसको हमने 2 रख दिया। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब कोई भी संख्या है, मान लो -2 ले लिया, उसका स्क्वायर भी 4 ही होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम किसी संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है। देखो ना, यहाँ पे इसके साथ माइनस लगा हुआ है, इसके साथ प्लस लगा हुआ है, और दोनों केस में वैल्यू क्या आ रही है? बराबर ही आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखो ना, अयोटा के साथ स्क्वायर लगा हुआ है लेकिन इसकी वैल्यू माइनस में आ रही है ना, -1। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको इमेजिनरी बोलते हैं, क्योंकि ये कभी हो नहीं सकता ना। इमेजिनरी वो होता है कि हम ख्यालों में सोचते रहते हैं होगा होगा, लेकिन होता कुछ और ही है, वो कभी होता ही नहीं है। तो उसी को इमेजिनरी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आप नोट कर लीजिए एक बार ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। लेकिन वैसे काम तो आएगा नहीं ये कहीं भी हमारे पटवारी के एग्जाम में, लेकिन आपको नॉलेज तो होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बताया। बाकी आगे चलते हैं, अभी रियल नंबर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। रियल नंबर में हमारे सारे नंबर आ जाते हैं, ये जो प्राकृतिक संख्याएं हो गई, होल नंबर हो गए, पूर्ण संख्याएं, तो इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं आपकी, जो भी आपकी काउंटिंग नंबर होते हैं, जैसे 1 से लेकर 2, 3, 4, जो भी अनंत तक चले जाते हैं, इनफाइनाइट तक, तो इन सभी को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इन पे मैं ज्यादा अपना वक्त नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये तो सभी को पता है बेसिक, बस इसको इंट्रोडक्शन ही मान के चलिए आप कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, यही होती हैं 1 से लेकर अनंत तक। इसमें ध्यान रखना, इसमें जीरो काउंट नहीं होगा, ठीक है। इसको प्राकृतिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रकृति में हमेशा हर जगह हमको देखने को मिलती हैं, यूज होती हैं। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं आ गई। अब इसको डिनोट किससे करते हैं? इसकी कुछ नोटेशन भी तो होगी ना, तो इसको करते हैं एन से डिनोट, ठीक है। नेचुरल नंबर डिनोट करते हैं एन के साथ। अब दूसरा यहां पे हमारे पास है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। अब यहां पे हमने पढ़ लिया नेचुरल नंबर। अगर इसमें शुरुआत में हम अगर जीरो को ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? होल नंबर, ठीक है। तो लिख देते हैं इसको 0, 1, 2, 3, इससे लेकर अनंत तक, ये हमारा आ गया होल नंबर। और इसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू के साथ, ठीक है। तो ये हमारा होल नंबर आ गया। अब इसके बाद देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर क्या होते हैं? तो अभी आपने होल नंबर देखा है कि वो 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, इससे ज्यादा अनंत तक चले जाते हैं ये। अब अगर इसकी हम नेगेटिव वैल्यूज को ले लें, जैसे -1, -2, -3, -4 करके, इसमें माइनस इन्फिनिटी तक, ये भी पॉसिबल हो सकता है ना कि जो हमारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनके साथ अगर माइनस हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो नेगेटिव की तरफ जाती हैं, बिल्कुल नेगेटिव की तरफ जाती है ना। तो वो भी कोई ना कोई संख्याएं हो सकती हैं, तो उन्हीं को हम इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या आ गया हमारे पास? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये हमारे इंटीजर्स हो गए। अब इनमें से भी कुछ पार्ट होता है, जैसे 1 से लेकर ये इन्फिनिटी तक, ये हो गया आपके पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? इसको आई से भी डिनोट करते हैं और कहीं कहीं जेड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इसी की नोटेशंस हैं। तो ये आपके आगे पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर हम नेगेटिव से लेकर -1 तक आए तो ये होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे जीरो क्या है? जीरो को देखो, यहाँ पे जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ये है न्यूट्रल, ठीक है। तो इसको शून्य पूर्णांक भी बोलते हैं, आप तो न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, हिंदी में शून्य पूर्णांक बोल दीजिए, है ना। तो ये भी इंटीजर में ही काउंट होता है वैसे। अब देखते हैं इवन नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर होते हैं हमारी जो 2 के मल्टीपल में हो, ठीक है। आसान भाषा में 2 के मल्टीपल में। मल्टीपल और फैक्टर मैं आपको बाद में समझाऊंगा आगे जाकर थोड़ा, लेकिन अभी चलो 2 से भाग हो जाते हैं, यही आप समझ लीजिए। हिंदी में बोलते हैं इनको सम संख्याएं। तो जो 2 से भाग होती हैं पूरे ब्रह्मांड में, जो भी जितनी भी संख्याएं हैं और वो 2 से भाग हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं इवन नंबर्स। जैसे 2, 4, 6, 8,
इसको अनंत तक लेकर जाएंगे, कुछ भी लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट में 8 लिख दो। ये क्या है? ये सारी हमारे इवन नंबर्स है। ये इसको मैंने एक ही नंबर काउंट किया, ठीक है। ये पूरा नंबर मान लो, इसके बाद फिर अनंत तक जो भी संख्याएं 2 से भाग हो जाती हैं उनको बोलते हैं हम सम संख्याएं। तो अभी आगे देखते हैं, अभी ऑड नंबर क्या है। तो आपने पीछे देखा यहाँ पे कि सम संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग हो जाती हैं। तो ऑड नंबर उनमें से जो बच जाते हैं, मतलब जो 2 से भाग नहीं होते हैं। जैसे हमने होल नंबर में देखा था ना, जीरो, इसमें जीरो नहीं आता है, ठीक है। जीरो को मत आप लेना, क्योंकि जीरो जो है वो 2 से भाग वैसे हो जाता है, जीरो को इवन में कंसीडर करते हैं। हाँ, ये एक बात बताना मैं आपको भूल गया यहाँ पे। यहाँ पे देखो ना, ये 2 से नहीं, ये जीरो से स्टार्ट होते हैं। कहीं पे आपने देखा नहीं होगा इसमें, वैसे तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जीरो का, कि जीरो को हम क्या बोलते हैं, इवन बोलते हैं या ऑड बोलते हैं। तो जीरो को हमेशा इवन में काउंट किया जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब 2 को 2 से भाग देते हैं, क्या आता है? 1। 4 को 2 से भाग देते हैं, क्या आता है? 2। ठीक है। अगर हम जीरो को 2 से भाग देते हैं तो क्या आता है? जीरो। मतलब भाग देने के बाद कोई संख्या हमारे पास यहाँ पे आ रही है, इसको भाग देने के बाद, ठीक है। तो अगर इसको भाग हो रहा है 2 से, तो ये इवन में काउंट होता है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, जीरो इवन नंबर होता है। अभी ऑड नंबर को देखते हैं। अब जीरो के बाद क्या आता है? 1। 1 के बाद 2 आता है, लेकिन 2 तो क्या है? इवन नंबर है। तो उसके बाद 3 आएगा, 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा। ऐसे ऐसे करके जो भी अल्टरनेट नंबर आ जाएंगे, जैसे दो दो को जोड़ के जो भी आगे नंबर आ जाएंगे, वो सारे ऑड नंबर कहलाएंगे हमारे यहाँ पे, ठीक है। मतलब सम संख्याओं को छोड़ के जितनी भी संख्याएं सारी ऑड, ऐसे आपने याद रखना है। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? हिंदी में बोलते हैं इनको भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं का आप ये मान के चलिए कि जो किसी नंबर से भाग हो जाएं उनको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे यहाँ पे क्या है? 3 है ना। तो ये भाग तो हो जाता है, वैसे भाग हो जाता है, लेकिन अब देखो किस नंबर से भाग हो रहा है? अदर देन इटसेल्फ। अदर देन इटसेल्फ का मतलब क्या होता है कि अपने के अलावा, और एक एक भी, एक लिख लो आप ना, एक कंसेप्ट ये भी है कि एक और खुद को छोड़ के, यहाँ पे खुद को छोड़कर, एक और खुद को छोड़कर, मतलब यहाँ पे अगर 3 को हम भाग दे रहे हैं, तो 3 और 1 को छोड़कर किसी और संख्या से अगर भाग हो जाए तो उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। जैसे हम यहाँ पे 9 का एग्जांपल लेते हैं। जैसे 9 है ना, ये तो 9 से तो भाग हो ही रहा है। अब 9 है, वो 1 से भी भाग हो रहा है। 1 से तो कोई भी संख्या भाग हो जाती है, क्योंकि उसका आउटकम फिर बाद में 1 या 9 ही आता है ना, यही यही संख्या आ जाती है। तो ये हो रहा है। अब 9 जो है ये 3 से भी भाग हो रहा है ना, 3 तियां 9। तो ऐसे करके जो संख्याएं एक और खुद को छोड़कर अन्य संख्याओं से भाग हो जाती हैं उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब इसका ही उल्टा एक हमारे पास कंसेप्ट आता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर को हम देखते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? अब हमने देखा था पिछले एग्जाम्पल में कंपोजिट नंबर में कि भाई 1 और 3 को छोड़कर, जैसे वहां पे 3 लिया था हमने, मतलब एक और खुद को छोड़कर दूसरी संख्या से जो भाग हो जाते हैं उनको बोलते हैं कंपोजिट। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, मतलब खुद को छोड़कर किसी और से भाग ना हो उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे हमने यहाँ पे 3 का एग्जाम्पल लिया, तो 3 का एग्जाम्पल लेते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो 3 का एग्जाम्पल लिया था। अब 3 तो 3 से भाग हो जाता है ना, क्योंकि इसका लास्ट में एक आंसर आता है, और एक से ही भाग हो जाता है। एक से तो सभी संख्याएं भाग हो जाती है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब ये 3 जो है ना, इसके बाद ये दुनिया में किसी भी संख्या से भाग नहीं होगा। ध्यान रखना, भाग होने के बाद जो संख्या आनी चाहिए ना, ये एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर, या मान के चलिए आप होल नंबर होना चाहिए। वैसे तो भाग हो जाता है, जैसे अगर 1/2 करेंगे तो 1.5 आएगा, 1.5। अगर 3/2 करेंगे तो सॉरी, ये 0.5 होगा, ये आएगा आपका 1.5, ठीक है। तो ऐसे करके भाग तो कोई भी संख्या हो जाती है, लेकिन जो ये नंबर आता है ना भाग होने के बाद, ये जो है ये पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसे करके आता है आपके पास, पॉइंट में आता है, तो नहीं लेना आपने। नेचुरल नंबर आता है तो आपका जो है ये प्राइम नंबर नहीं होगा।
अगर डिवाइड नहीं होता है खुद को और एक को छोड़कर किसी और से भी, तो ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर आपका कहलाएगा। ठीक है, अब प्राइम नंबर के कुछ रूल्स भी होते हैं। प्राइम नंबर को कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको एक बता देता हूँ कि किसी भी संख्या का प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो हमने देखना है कि प्राइम नंबर वो है या नहीं है, तो मान लो हम एग्जांपल लेते हैं 137 का। अब हमने ये देखना है कि 137 जो है ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं पता है आपको, जैसे कोई भी स्क्वायर ले लो, इसके बाद की कोई संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो 137 के बाद क्या आता है 144, जो कि है 12 का स्क्वायर है ना, तो 12 का इसका अंडर क्या हो गया 12। तो हम क्या करते हैं, इसको p मान लेते हैं, चलो तो p स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 137 होना चाहिए, मतलब ये नंबर ले लिया हमने। तो अब ये p जो है, यहां तक के हमने सारे प्राइम नंबर लिखने हैं, मतलब p को हमने 12 कंसीडर किया था, तो मतलब यहां तक के सारे प्राइम नंबर लिखने हैं। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे हमने देखा जो खुद से भाग हो, बाकी किसी से भाग ना हो। ठीक है, तो पहला प्राइम नंबर तो हमारे पास 2 आ गया, फिर 3, 5, 7, फिर 11, फिर इसके बाद 12 तो होता नहीं, तो 11। तो इन सब से अगर ये भाग हो जाता है, इनमें से किसी से भी भाग हो जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर इनसे किसी से भी भाग नहीं होता है तो ये प्राइम नंबर होगा। ऐसे करके इसको फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक सवाल ये आ रहा होगा कि सर संख्याएं 0 और 1 से शुरू होती हैं, है ना, तो इसमें 0 या 1 को प्राइम नंबर क्यों नहीं बोलते हैं। हमें पता है ना कि सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो है 2, तो एटलीस्ट 2 फैक्टर होने चाहिए, कम से कम मिनिमम 2 फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, और वही 2 फैक्टर होने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एटलीस्ट 2 होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए, और वही 2 होने चाहिए, उनके अलावा कोई 2, मतलब उनके अलावा कोई और होना ही नहीं चाहिए फैक्टर। ठीक है, तो ये होता है। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अभी रैशनल नंबर को देखते हैं हम। ठीक है, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं का तो एक सिंपल ही कंसेप्ट है कि कोई भी संख्या है आपके पास, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी संख्या है, अगर वो p बटा q की फॉर्म में है, और जो ये q है ये q जीरो नहीं है, तो वो संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, बस यही आपने याद रखना है। अब इसमें संख्याएं तो काफी है, 0 से लेकर 1, 2, 3 होल नंबर, नेगेटिव में भी हैं, तो वो सारी p बटा q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान के चलिए 0 है, तो 0 बटा 1 हम लिख सकते हैं ना इसको, 0 p आ गया, q आ गया 1। बस ध्यान रखना है बॉटम में, बॉटम का मतलब क्या है, हर, हिंदी में बोलते हैं हर, इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसमें जो है, इसमें 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका यहां पे 0 आ गया ना, तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। कैसे डिफाइन नहीं होगा मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो, अब हमने किसी संख्या को 2 से भाग दिया, जैसे 2 को ही 2 से भाग दिया, तो भाग देने का मतलब क्या होता है कि इसके छोटे छोटे टुकड़े करना। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े करना, मतलब 2 के हमने 2 टुकड़े कर दिए, तो इसका एक एक टुकड़ा बन गया। एक का मतलब ये होता है ना कि फैक्टर एक आया तो एक एक टुकड़ा इसका बन गया। अगर हम 10 को 2 से भाग देते हैं तो 5 टुकड़े बन गए इसके, यही होता है ना भाग का मतलब। अब अगर यहां पे हम 10 को 0 से भाग देते हैं, तो 10 को 0 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा आउटकम, कुछ नहीं निकलेगा ना यहां से। ठीक है, कुछ नहीं निकलेगा। अगर हम 1 को 0 से भाग देंगे, है ना, 0 से भाग देंगे, तो उसका आउटकम क्या निकलेगा, उसका भी कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि हम 0 से भाग देकर उसमें निकालेंगे क्या कि कितना इसका आउटकम आया, क्या आया। ठीक है, तो ये हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये नॉट डिफाइन हो जाता है फिर। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या करना है आपने, इसको ध्यान रखना है कि क्यू जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये था आपका रैशनल नंबर्स। अभी आगे देखते हैं हम, इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। इर्रेशनल नंबर समझने से पहले आपको एक दो चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको डेसिमल नंबर देखना पड़ेगा। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर का मतलब होता है दशमलव संख्याएं, जिसमें दशमलव आता है। जैसे
1.567 ये आपके डेसिमल नंबर है। 0.346 कुछ भी लिख दिया अपनी मर्जी से, लेकिन उसमें दशमलव है तो आपका वो डेसिमल नंबर है। अब डेसिमल्स भी कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखो, ये मैंने लिखा है 567, मतलब ये यहाँ पे 7 पे खत्म हो गया। ठीक है, तो ये भी डेसिमल है। अब एक डेसिमल होता है वो अनंत तक चलता रहता है, तो वो भी डेसिमल में ही आता है। ठीक है तो डेसिमल ही, लेकिन उसका जो एंडिंग पॉइंट आता है ना, टर्निंग पॉइंट बोलते हैं इसको, वो कभी नहीं आता है, वो चलता ही रहता है, बस अनंत तक चलता रहता है, भाग होता रहता है। तो एक संख्या वो हो जाती है। एक वो होता है कि 0.34 आपने लिख दिया और ये 3 4 3 4 ही आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन ये भी चलता जा रहा है अनंत तक। तो ये डेसिमल की कुछ फॉर्म है। अब इनमें से जो रैशनल इरेशनल कौन से होते हैं, ये भी रैशनल होते हैं, ये भी रैशनल होते हैं। जो ये वाले हैं ना, बीच वाले, जो अंत तक चलते रहते हैं, लेकिन उनका जो है किसी पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होता है, मतलब ये कोई भी रिपीट नहीं होंगे इसमें से, चलता रहेगा अनंत तक। तो इनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। तो इनमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, इनमें आते जो अंडरूट में, जैसे 3 दिया हुआ है, अंडरूट 5 दिया हुआ है, अंडरूट 2 दिया हुआ है, ये आते हैं। और एक तो जैसे पाई का मान है, पाई का मान क्या होता है 3.14, फिर अप टू चलता रहता है, इसका एग्जैक्ट मान नहीं है। वैसे हम लिखते हैं इसको पाई को 22/7। अब ये 22/7 जो है ना, ये इसका बिल्कुल सही मान नहीं है, ये नजदीकी मान है, जैसे इसको बोलते हैं ना राउंड ऑफ करके लिया हुआ है इसको। तो ये है, ये जो है ना, ये है परिमेय संख्या, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन जो पाई का बिल्कुल एग्जैक्ट मान है ना, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, पाई को आपने परिमेय नहीं काउंट करना। अगर कहीं पे 22/7 आता है तो वो परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है आपकी। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या का कंसेप्ट है। अब इनको क्या बोलते हैं, हम जो मैथ्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तो जो डेसिमल नंबर है वो किसी किसी संख्या पे जाकर खत्म हो जाते हैं, उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, मतलब टर्मिनेट हो गए। हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार वाले, है ना। लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे, जो इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, और ये दोनों जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और इनमें से भी ये नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रियकरिंग। नॉन रियकरिंग का मतलब दोबारा नहीं आ रही है वो संख्या, और नॉन टर्मिनेटिंग रियकरिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रियकरिंग वाले होते हैं वही इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आपका इरेशनल का कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो ठीक है, अब को प्राइम की तरफ बढ़ते हैं। को प्राइम क्या होते हैं, तो को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम नाम से ही पता चलता है, मैथ्स में जो भी आपके पास नाम दिए होते हैं ना, उनका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। ठीक है, महत्व का मतलब होता है कि उनका बहुत सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे को प्राइम का मतलब क्या है कि इनका यहाँ पे तो सबसे पहले जोड़ा होगा। ठीक है, दो जोड़े होंगे। को प्राइम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मान लो हमने दो संख्याएं ले ली, 2 और 3, ये दो संख्या है। इनमें से इनका कॉमन फैक्टर जो है ना, वो हमेशा एक होना चाहिए। जैसे 2 और 4 मैंने ले लिया, दो संख्याएं। अब इसमें देखो ना, इसका कॉमन फैक्टर क्या है, फैक्टर को हम जैसे यहाँ पे निकालेंगे, तो 2 को जब 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, मतलब एक तो आ गया फैक्टर। अब जब 4 को भाग देंगे तो यहाँ पे एक फैक्टर, सॉरी एक फैक्टर, ये 2 का ये आ गया, एक 2 आ गया। ठीक है, जैसे 2 × 1 होता है, तो 2 भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है, 2 फैक्टर आ गए। 4 के कौन कौन से फैक्टर है, एक तो 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है। तो यहाँ पे एक फैक्टर तो एक तो होगा ही, सब में ये तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे 2 भी है साथ में, तो 2 फैक्टर आ गए ना इसके, तो ये सहभाज्य नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसका मतलब ये सहभाज्य है। तो कहने का मतलब ये है कि जो दो ऐसी संख्याएं हैं, तो दो को जब आप कंसीडर करें तो उनमें जो इनका कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो एक होना चाहिए, उसके अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपस में ये किसी से और से नहीं कटते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 9 और 10 लेते हैं।
9 और 10 ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे 9 भी कट जाता है, 9 किससे कट जाता है, 3 से कट जाता है, 10 किससे कट जाता है, 5 से कट जाता है, 2 से कट जाता है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो दोनों है ना, ये किसी एक कॉमन संख्या से नहीं कट रहे हैं। जैसे एक के अलावा, आप मुझे बताइए, एक के अलावा ये किसी और से कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे होंगे ना, क्योंकि इनके 9 के फैक्टर अलग हैं, 10 के फैक्टर अलग हैं, लेकिन कॉमन इनमें से कोई भी नहीं है। दोनों में से कॉमन फैक्टर किसी का नहीं है, तो उसी को बोलते हैं हम सहअभाज्य संख्याएं। फैक्टर फैक्टर 3-4 बार यूज कर लिया मैंने वर्ड, लेकिन फैक्टर एंड मल्टीपल ये आखिर में होते क्या है? तो अभी हम इसको देखते हैं। कोई भी संख्या के जब फैक्टर लेते हैं, ठीक है, किसी भी संख्या के जब फैक्टर लेते हैं, जैसे मान लो कोई संख्या 12 है, 12, इसके जब हमने फैक्टर लेने तो ये किस किस संख्या से भाग होता है? ठीक है, किस किस संख्या से भाग होता है? तो 1 से होगा, फिर 2 से होगा, फिर 3 से हो जाएगा भाग, फिर 4 से होगा, फिर 6 से होगा, उसके बाद 12 से होगा। तो ये क्या आ गए? 12 के फैक्टर्स आ गए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फैक्टर्स। ये हो गया आपके फैक्टर्स, ठीक है। अब मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल मतलब गुणज। फैक्टर क्या होते हैं? गुणनखंड, ठीक है। तो मल्टीपल क्या होता है? जैसे ये 12 है, इसके मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब है कि उसकी मल्टीप्लीकेशन में, जैसे उसके पहाड़े में। तो 12 का सबसे छोटा पहाड़ा क्या होता है? 12, 12 को 1 से गुणा करेंगे, 12 एकम 12, तो सबसे छोटी संख्या तो 12 आएगी। फिर आएगा 24, फिर आएगा 36, फिर आएगा 48, और ऐसे ऐसे अनंत तक चलता रहेगा ये, ठीक है। तो ये है आपके फैक्टर्स, ये है आपके मल्टीपल्स, MULTIPLES, मल्टीपल्स, ठीक है। तो इससे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपके फैक्टर्स होते हैं किसी नंबर के, मान लो कोई नंबर n है, उसके जो फैक्टर होते हैं वो हमेशा लेस देन, ठीक है, और इक्वल टू उसी नंबर के होते हैं, उसी नंबर के होते हैं। जैसे वो हमेशा 12 से छोटे होंगे, जैसे 12 है ना, तो 12 से छोटे होंगे और उसके इक्वल होंगे। जैसे कोई भी नंबर फैक्टर लेते हैं, जैसे 12 है यहाँ पे, तो 12 का मल्टीपल क्या है? 12 से सारी संख्याएं छोटी है ना, या तो 12 के बराबर है। और मल्टीपल क्या होते हैं? जो मल्टीपल है किसी भी संख्या n के, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू दैट नंबर होता है, ठीक है। समझ गया आप मेरे कहने की बात क्या है? कि जो मल्टीपल होते हैं ना, वो उस नंबर के बराबर होंगे या उससे ज्यादा होंगे, जबकि फैक्टर जो है वो उससे छोटे होंगे या उसी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात आती है HCF की और LCM की। अब आप सभी को पता होगा कि HCF की फुल फॉर्म क्या होती है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए HCF की फुल फॉर्म क्या होती है। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये HCF है, इसको लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों नहीं बोलते हैं? LCF क्यों नहीं बोलते इसको? HCF ही क्यों बोलते हैं? कोई भी संख्या का फैक्टर आप ले लीजिए, LC कोई भी संख्या है, मान लो 12 लिया या 11 लिया, 11 के तो फैक्टर 11 ही होगा वैसे, ठीक है। आपने 25, 30, 50, 100 कुछ भी ले लिया, शुरुआत तो हमेशा एक से होगी ना फैक्टर में, क्योंकि लोवेस्ट फैक्टर तो सभी का 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए LCF काउंट नहीं करते हम, क्योंकि लोवेस्ट फैक्टर सभी को पता है 1 नहीं आएगा। अब कोई एग्जाम में पूछेगा कि भाई इसका LCF निकालो, तो वो तो आंखें बंद करके एक ही लगा देगा ना, उसके लिए सोचने और कैलकुलेट करने की बात ही क्या है। उसी तरह LCM का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें HCM क्यों नहीं लेते हैं? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं लेते हैं? LCM की जगह HCM क्यों नहीं लेते हैं? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं लेते हैं? वही कंसेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। जैसे मान लो यहाँ पे HCF अगर हम HCM अगर हम लिखेंगे HCM, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल कौन सा है, यहाँ पे इस लाइन में ना 12 के मल्टीपल देखो, 12, 24, 36, 48। अब इसमें से हाईएस्ट कॉमन कौन सा है ये आपको कहीं पे पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट तो है, लेकिन अब हम यहाँ पे ये थोड़ी ना लिखें कि इनफाइनाइट है कॉमन मल्टीपल, क्योंकि ये जो इनफाइनाइट है ना, इसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होती है। ये इनफाइनाइट है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है। तो जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है हमारा,
वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है? उसकी वैल्यू का हमें पता नहीं होता कि वो क्या है, इसलिए हम वो कभी फाइंड कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है? अब कोई संख्या है जिसका हमें पता है, उसका तो हम निकाल लेंगे कि हाँ, ये कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन मल्टीपल है। अगर कोई संख्या के बारे में हमें पूरा आइडिया नहीं है, तो उसका हम मल्टीपल या फैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो इसीलिए हम एलसीएम लेते हैं, एचसीएम कभी नहीं कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? इसीलिए एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट किया जाता है, एलसीएफ और एचसीएम कैलकुलेट नहीं किया जाता कभी भी, ठीक है? तो ये फैक्टर सोल्व मल्टीपल का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था। इससे आपको पूरा आइडिया लग गया होगा वैसे इस चीज का, ठीक है? तो अब इसमें क्या करते हैं, हम डिविजिबिलिटी को टेस्ट कर लेते हैं एक बार कि डिविजिबिलिटी के लिए क्या क्या टेस्ट होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ कि डिविजिबिलिटी का एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, ठीक है? तो वो समझना बहुत जरूरी है, उससे आपका डिविजिबिलिटी रूल एकदम आसान हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल के लिए सबसे पहले हमारे पास एक संख्या होनी चाहिए, ठीक है? कोई भी संख्या, मान लो दुनिया में कोई भी संख्या है, हम यहाँ पे 4 डिजिट की कोई संख्या लेते हैं। जैसे पहले तो मान लो 1, 2, 3, 4 कोई संख्या ले लिया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखने का तरीका क्या होता है, पहले हम बचपन में पढ़ते थे कि इसको तोड़ के कैसे लिखते हैं, 1000, इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 1000, 1 गुणा 1000 जमा 2 गुणा 100 आ गया, जमा 3 गुणा 10 आ गया, जमा 4 आ गया। तो हम इसको ऐसे करके लिखते हैं ना, तभी तो पूरा नंबर बनता है आपका। ये आ गया आपका 4, 30 और 4 34, 234 और 1234, ऐसे करके आ गया ना। तो ये हम लिखते हैं किसी भी संख्या को। अगर हम किसी की इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पी क्यू आर एस लिख सकते हैं। किसी कॉमन नंबर मान लेते हैं हम पी क्यू आर एस। अभी तो हमने ये एग्जैक्ट नंबर लिखा है कि 2 3 4, 1 2 3 4 है, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर एस, ठीक है? तो पी क्यू आर एस कोई नंबर है, तो इसको हम अगर इस फॉर्मेट में लिखें तो कैसे होगा, 1000 पी जमा 200, सॉरी यहाँ पे क्यू ही होगा ना, 100 100 क्यू 10 आर प्लस एस, ये होगा ना आपके पास। अब देखो, अगर हम किसी भी संख्या को 2 से भाग करेंगे, तो ये तो सिंगल डिजिट है, तो इसी को भाग करना पड़ेगा ना 2 से। अगर ये लास्ट वाली 2 से भाग हो जाती, तभी सारी 2 से भाग हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि देखो, 1000 2 से भाग हो जाता है, 100 2 से भाग हो जाता है, 10 2 से भाग हो जाता है। तो यही एक संख्या बचती जो 2 से, जिसका हमें पता लगाना है कि 2 से भाग होता है कि नहीं होता है, ठीक है? तो अगर इसका पता लग जाएगा, तो ये संख्या, पूरी संख्या 2 से भाग हो जाएगी। पूरी संख्या क्या है, पी क्यू आर एस, ठीक है? अब यहाँ पे 2 है हमारे पास, ये 2 आ गया। अब इसकी जगह हम 2 की घात 2 ले लें, मतलब 4 ले लें। तो 4 के लिए क्या देखना पड़ेगा हमें, देखो यहाँ से। अब ये जो है 1000, ये 4 से भाग हो जाएगा, ठीक है? आप भाग करके देख लो, ये 4 से हो जाएगा, 25 का 100, 250 से जाएगा ये भी 4 से भाग हो जाएगा। अब ये देखो, ये संख्या 4 से भाग नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये दो संख्याएं, ये दो संख्याएं जो है ना, इनको हमें देखना पड़ेगा कि ये 4 से भाग हैं कि नहीं है। मतलब लास्ट के दो चार, सॉरी, लास्ट के दो अंक जो है ये 4 से भाग होते हैं, तो ये पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। तो 4 का रूल क्या है कि लास्ट के दो अंक 4 से भाग होते हैं, तो 4 से भाग हो जाएगी। तो ये 4 का रूल आ गया। अभी अगर 2 की घात हम 3 लेते हैं, मतलब 8 हो जाएगा ये। तो हम 8 को देखते हैं। अब 8 से ये तो भाग हो जाएगा, है ना? लेकिन ये भाग नहीं हो रहा है, देखो 100 भाग नहीं होगा ना। 12 8 कितने होते हैं, 96, तो पूरा भाग नहीं होगा ये। अब अगर ये भाग नहीं हो रहा, तो इससे ये वाला भाग कैसे होगा? अगर यही भाग नहीं हो रहा है, तो आगे वाली संख्या तो भाग होगी नहीं। इसका मतलब क्या, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से भाग हो जाते हैं, तो वो पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। अब इससे हमारे पास क्या आइडिया निकला है कि देखो, जब 2 की घात 1 थी, तो हमने लास्ट का एक अंक देखना था। जब 2 की घात 2 थी, तो लास्ट के 2 अंक देखने थे। जब 2 की घात 3 थी, तो लास्ट के 3 अंक देखने थे। वैसे ही अगर 2 की घात 4 होगी, तो हमने लास्ट के 4 अंक देखने हैं। ये 2 की घात 4 16 होता है ना, तो हमने लास्ट के 4 अंक देखने हैं। तो ये 16 का डिविजिबिलिटी रूल आ गया, ये 8 का आ गया डिविजिबिलिटी रूल, ये 4 का और ये 2 का। तो वैसे करके आपके पास 32 का डिविजिबिलिटी रूल भी आ जाएगा कि लास्ट के लिए 5 अंक देखने हैं हमने।
तो ऐसे करके आप किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल अपने मर्जी से आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये 2 से रिलेटेड संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल था। ये आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा। तो अभी 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 3 का तो काफ़ी आसान है। 3 में ज़्यादा झंझट नहीं है, ठीक है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो यही है कि भाई कोई संख्या हमारे पास P, Q, R, S ये हमारे पास संख्या दी हुई है ना। अब देखो यहाँ से इसको हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं वैसे। देखो कैसे निकाल सकते हैं? इसको निकाल सकते हैं। 1000 को क्या लिख सकते हैं हम? 999 P प्लस P लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना आप इसको? अब Q के लिए क्या लिख सकते हैं? 99 Q प्लस Q। तब ये 999 P और एक P मिलके 1000 बन गए। ये मिलके क्या बन गए? 100 बन गया। उसी तरह ये क्या आ गया आपका 10 9R प्लस R आ गया, ठीक है? और S का आपका S ही आ गया। अब यहाँ पे इसको अगर 3 से हम डिवाइड करते हैं तो देखो ये तीनों कट जाते हैं 3 से, ये भी 3 से कट जाते हैं, ये भी 3 से कट जाता है। लेकिन अगर ये संख्या देखो यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे क्या बचता है? P बचता है, एक Q बचता है, एक R बचता है और एक S बचता है। अगर ये तीनों का जोड़ जो होगा ना वो 3 से भाग हो जाएगा तो ये पूरी संख्या भाग हो जाएगी। तो इसीलिए इसका रूल क्या है कि संख्याओं का जोड़ जो है ना, ये जो है ये 3 से भाग होना चाहिए। अगर 3 से भाग हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा पूरी तरह से, तो पूरी संख्या जो होगी वो 3 से भाग हो जाएगी, ठीक है? अब अगर हम 3 का स्क्वायर देखें, 9 देखें, तो 9 के लिए भी यही फॉर्मूला होता है क्योंकि सारे जैसे 9 से सारे भाग हो जाते हैं, 999 भी चला जाएगा, 99 भी जाएगा, 9 भी जाएगा, लेकिन वही PQRS बच जाएगा ना यहाँ पे। तो अगर वो 9 से भाग हो जाएगा तो पूरी संख्या 9 से भाग हो जाएगी, ठीक है? तो आगे देखते हैं अभी। इसमें 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी हमने पढ़ लिया कि लास्ट के 2 अंक जो होते हैं वो 4 से भाग होने चाहिए, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल वही यहीं पे आ गया, ठीक है? ये तो हमने पहले ही देख लिया। उसके बाद 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 5 का रूल होता है कि कोई भी संख्या जो है ना, कोई संख्या है P, Q, R और S, जो लास्ट का अंक है, लास्ट का ये जो अंक है, यहाँ पे 0 या 5 होना चाहिए। यही मेनली 5 का रूल है। बस आपने इतना ही ध्यान रखना है, 0 या 5 होना चाहिए बस। अगर 0 या 5 है तो वो 5 से भाग हो जाता है। बस इतना सिंपल है, ठीक है? अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अब 6 तो कोई प्राइम नंबर नहीं है, सबसे पहली बात हुई है। तो मैं आपको एक इसका एक बेसिक मेथड बताता हूँ। जैसे जो भी कोई संख्या है जो प्राइम नंबर नहीं है ना, उसका डिविजिबिलिटी रूल कैसे होता है? जैसे ये 6 है, तो 2 गुणा 3 होता है ना 6, तो हमने संख्या को ऐसे तोड़ना है कि वो प्राइम नंबर्स में टूट जाए, ठीक है? प्राइम नंबर्स में टूट जाए और फिर उनके लिए चेक करना है। जैसे 2 के लिए अलग से चेक करना है, 3 के लिए अलग से चेक करना है। तो अगर दोनों से विभाजित हो जाएगी तो वो 6 से भी, मतलब जो नंबर दिया होगा उससे भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है? तो 6 का रूल क्या है कि अगर 2 से भाग हो जाती है, 3 से भाग हो जाती है पूरी तरह, तो वो 6 से भी हो ही जाएगी डेफिनेटली। अब कोई कई संख्या पे जैसे बड़ी संख्या होती है ना, जैसे 48 हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास 2 या 3 छोटी संख्याएं तो होंगी नहीं, तो इसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए होता है जैसे हमने इसको प्राइम नंबर के मल्टीपल में तोड़ना है। एक तो जैसे 16 और 3 हम इसका फैक्टर बनाएंगे। हम इसका 12 और 4 नहीं बनाएंगे। 4 तो यहाँ पे हो जाता है, लेकिन 12 जो है ना, ये हमारा प्राइम नंबर की पावर में नहीं आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये 16 है, ये 2 की घात 4 है, मतलब ये प्राइम नंबर की पावर में आ रहा है ना। तो ऐसे करके फैक्टर होना चाहिए। 16 यहाँ पे 3 है, ठीक है? तो 16 3 48, या तो प्राइम नंबर होना चाहिए या तो प्राइम नंबर की पावर में होना चाहिए। उससे हमने इसको डिफाइन करना है। जैसे 48 है, 48 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा कि अगर वो 16 से भाग हो जाती कोई संख्या या 3 से हो जाती है तो वो 48 से भी भाग हो जाएगी। तो ये 48 का नियम है, ठीक है? और 7 का नियम भी आपको बता देता हूँ। 7 का नियम क्या होता है? जैसे मान लो कोई संख्या है पी क्यू आर एस, हम ले रहे हैं अभी कंसीडर करके पी पी क्यू आर एस। अगर उसका जो लास्ट डिजिट है हम उसको 2 से गुणा करके इससे घटा देंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 105 का लेते हैं एग्जांपल, ठीक है?
कोई संख्या जैसे लास्ट में 5 है, 5 दूनी 10, या तो 0 हो जाता है, 10 से 10 0 हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा 7 से। या तो कोई और 112 ले लेते हैं, है ना? 112 लेते हैं, तो ये 2 है। अब 2 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 4, तो 11 जो जो रिमेनिंग बचते हैं यहाँ पे, जो 11 बच गया ना यहाँ पे, 2 तो हमने यहाँ से अलग कर लिया, तो जो 4 है, जो इनका गुणा करके आया था, उसको घटा देना 11 से, क्या बचा 7, तो ये 7 आ गया, मतलब 7 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये पूरी संख्या जो 112 है, ये भी 7 से भाग हो जाएगी, ठीक है? 7 का एक और रूल होता है, जैसे मान लो अगर कोई संख्या बड़ी है, तो उसको हम घटाते थोड़ी ना चलेंगे, जैसे मान लो कोई संख्या यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले रहे हैं हम, इतनी बड़ी संख्या ले रहे हैं, तो हम इसको बारी-बारी 2 से गुणा करके फिर घटाएँगे, फिर 2 से गुणा करेंगे, फिर घटाएँगे। तो इतना ज़्यादा हमारे पास समय नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम 3-3 का फैक्टर बनाते हैं। जैसे 3-3 का फैक्टर बना लिया और इनको आपस में घटा दिया, ठीक है? जैसे इसमें से इसको घटा देंगे। जब घटाते हैं जैसे टेस्ट कर लेते हैं एक बार, 456 में से 123 को घटाते हैं। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया। तो 333 आ गया हमारे पास। अब अगर ये 7 से भाग हो जाएगा, तो पूरी संख्या 7 से भाग हो जाएगी, ठीक है? तो इसको भी कर लेते हैं अभी, 3 दूनी 6, 33 माइनस 6 आ गए, कितना बच गया हमारे पास? 27, ठीक है? तो 27 जो है वो 7 से भाग नहीं होता है, तो इसलिए ये पूरी संख्या जो है ये भी 7 से भाग नहीं होगी। तो एक ये भी रूल होता है कि आप 3-3 के फैक्टर बना लो, जो भी बड़ी संख्या है उसके 3-3 के फैक्टर बना लो और उनको आपस में घटा दो। जो बड़ी संख्या बनेगी उससे छोटी संख्या घटा दो और लास्ट में चेक करो जो आंसर आता है कि वो 7 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये 7 पे भी एक एप्लीकेबल होता है, 11 पे भी एप्लीकेबल होता है और 13 पे भी एप्लीकेबल होता है। ये 3 संख्याओं का रूल, ये जो जो ट्रिपलेट बनाते हैं ना 3-3 का जोड़ा, तो ये तीनों पे आपका एप्लीकेबल होता है रूल, ठीक है? 7, 11 और 13 पे। तो इसको आप किसी भी संख्या पे लगा सकते हैं। तो ये भी आपका एक रूल है, इन एडिशन टू जो मैंने आपको जो पिछली वाली संख्या का डबल करके बताया। जो ये वाला रूल है पिछली वाली संख्या को डबल करने का, ये आपने तभी लगाना है जब संख्या 3 अंकों में हो। जैसे 1, 2, 3, ये 3 अंकों में संख्या हो, तो आपने लगाना है ये, ठीक है? अगर आपकी संख्या 3 अंकों से बढ़ जाती है, 4, 5, 6, 7 ऐसे हो जाती है, तो आपने यही वाला रूल लगाना है, जो मैंने आपको ये वाला रूल बताया, ठीक है? तो चलिए फिर ठीक है, अब कल की क्लास में मिलेंगे। कल मैं इससे आगे वाले डिविजिबिलिटी रूल को करवाऊँगा। तो ठीक है, फिर आज की क्लास को यही एंड करते हैं। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली क्लास में।